तो बच्चे हमारे गेम भी खेलते हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बम दागते हैं। कौन सा गेम? पबजी है। पबजी। पहले मैं उसे सब्जी समझता, बाद में समझ पाया कि ये पबजी। तो जो बच्चे कभी चींटी नहीं मारे वो उसमें बम मारते, गोला मारते, उससे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो भले ही कुछ ना मार पाए लेकिन मुंह से तो बोलेंगे मार मार। मेरे को आपने सवाल ही नहीं पूछने दिया। अच्छा पूछिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हंसते रहो दिए भय के साथ के इस शो में। और आज हमारे बीच में बाप पार्टी के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। हेलो करिए एक बार सर को। तो आज हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। काफी लंबे समय के बाद ये हमारे हाथ में पकड़ाए हैं। भागे हुए थे, काफी टाइम से रसिया में थे। तो आज पकड़ा गए हैं, तो अब इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं हम। आप लोगों के भी अगर कोई सवाल होंगे तो आप जरूर हमें दीजिएगा, हम नेताजी से पूछेंगे। नेताजी बड़े विद्वान आदमी हैं और ये किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो सवाल आज तक पैदा भी नहीं हुआ है ये उसका भी जवाब दे सकते हैं। बहुत तगड़े नेता हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेताजी, पहले तो आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बाप पार्टी की तरफ से आप सभी लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें, झंडवत प्रणाम। बहुत तगड़े नेता हम हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करता, दूसरों से करवाता हूँ। रूस में काफी लंबा समय बिता के वहां विकास करके यहाँ आया हूँ। यहाँ भी विकास करने का लक्ष्य है हमारा। अब जो ये क्वेश्चन बोलेंगे हम जनता को उसका समाधान बताएंगे, बाकी आप लोग वोट तो हमें ही देंगे। अब देखिए, चूंकि जो चुनाव दिल्ली में है वो जल्द ही आने वाले हैं। कुछ ही महीनों में आपको सुनने को मिलेगा कि केजरीवाल फिर से सक्रिय होने वाले हैं क्योंकि फिर से चुनाव आने वाला है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यहीं से, क्योंकि हम लोग अभी करंट में दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। तो अभी जो मेरा सवाल है वो दिल्ली से, दिल्ली की राजनीति से है कि दिल्ली की राजनीति पर एक बार आप अपना जरा प्रकाश या टॉर्च कुछ भी डाल दीजिए। देखिए, दिल्ली की राजनीति कुछ है नहीं, वो आप पार्टी है, मैं बाप पार्टी। तो ऐसे ही हम बड़े हो गए, आप और आपका बाप, तो दोनों में अंतर। अब रही दिल्ली की राजनीति, तो आप देख ही रहे हैं कि बेचारे दारू बांट के जेल चले गए। अब भाई एक एक दारू बांटोगे, एक पे एक फ्री करोगे तो जेल जाओगे। पूरा अगर फ्री कर देते तो ये लफड़ा ही नहीं होता पैसे वाला कि किसको फायदा हो किसको नुकसान। तो पूरा उन्होंने किया ही नहीं। तो मैं जब बनूंगा पूरा फ्री कर दूंगा। लेकिन इन्होंने एक गलती और की, गांजा फ्री नहीं किया, सिर्फ दारू। आप शायरी नहीं सुने बचपन में, गांजा पिए राजा। गांजा पिए राजा। तो राजाओं का शौक है, जिन बच्चों के पास दारू पीने का पैसा नहीं है वो गांजा पीते हैं। आप दोनों फ्री कर दो। तो जैसे कि हमारे जो जनता ज्यादातर वो मिडिल क्लास वाले हैं या उनसे गरीब तबके के हैं, जी जी, तो इसलिए गांजा ज्यादा जरूरी हो जाता है। गांजा बहुत। देखिए, दारू उत्तेजक होती है, थोड़ा साइंस भी समझिए। दारू उत्तेजक है, उसको पीने से दिमाग चढ़ता है, तो रोड छाप आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, हवाबाजी करता है। लेकिन गांजा, आहा, एक बार आप गांजा पिएंगे आपका दिमाग ठंडा हो जाए। तो जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर को गांजा पिला दिया जाए तो क्या वो उसके बाद मतलब ऐसा खूब मौसम ये सारी यूरोप की जो नेतागण हैं, खासकर महिलाएं, सब उनके अंदर आ जाएंगी। हमारी दोस्ती उनसे बढ़ जाएगी। तो मेरा एक सवाल है नेताजी, मेरा एक सवाल है नेताजी से कि क्या आप जब मोदी जी मेलोनी जी से मिले थे, हाँ, तो क्या उन्होंने गांजा पी थी? अगर गांजा पिए होते तो इटली आज भारत का अंग होता। लेकिन उन्होंने गलती की। लेकिन मैं अगर बनूंगा बाप पार्टी का, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इटली, अमेरिका, रसिया महिला मोर्चा से मुलाकात और उनको बताऊंगा इंडिया का कितना बड़ा पावर है। मतलब इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वेरी पावरफुल। आप समझे जरा, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, यूरोप में हर चीज कम हो रहा है। अब उनके टैक्स भी उन्हें कम भरने पड़ रहे हैं, आबादी भी कम है,
हर चीज कम है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा हर चीज वहां बढ़ा दूंगा। ये काफी बेहतरीन है। वैसे अभी रिसेंट में नहीं भाई, मतलब हर जगह हिंदुस्तान हो, जैसे पहले हम सुनते थे कि 16 महाजनपद ऐसे कुछ, हाँ 18-16 जो भी थे, 16 थे, 16 महाजनपद है ना, तो ऐसे एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत। हाँ, अब ये भारत अखंड ही नहीं होगा, प्रखंड होगा। जो भी इधर उधर खंड है सब जुड़ जाए, बहुत बड़ा भारत बने। तो ये तो अच्छी ही बात है। मतलब पूरा हम सुनते थे वसुधैव कुटुंबकम, ये नेताजी का यही विचार हम मुझे लग इससे रहा प्रेरित ये है। तो तभी हमारा परिवार हो, पूरा परिवार और सारे हमारे ही बच्चे। ये तो नेताजी का है, बाप पार्टी के अध्यक्ष, इसीलिए आपने मतलब बाप जो नाम रखा वो इसीलिए रखा। बाप नाम ही पार्टी का बाप है। उस विचारधारा का फैलाव जरूरी है। अच्छा नेताजी, तो मेरा जो अगला सवाल है वो, चूंकि अभी दिल्ली पे हम बात कर ही रहे थे, आप रसिया तक पहुंच जाते हैं हर बार, तो मेरा जो आपसे सवाल हो ये है कि अभी रिसेंट में हमने देखा कि केजरीवाल अचानक से जेल से बाहर आते हैं। हाँ मतलब अचानक से ही आएंगे, चिट्ठी लिख के थोड़ी आएंगे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, अतिशी को बोला कि ठीक है तुम एक, अभी जब तक हम अंदर हैं तब तक तुम बाहर ही हो, तब तुमको भी कब अंदर कर देंगे पता तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बीजेपी कभी भी किसी को खींच ही देती है, उनके पास तो मौका चाहिए बस, किसी को भी खींच देगी। हाँ, गलत पार्टी है, इसलिए बाप पार्टी के लिए चुनना चाहिए लोगों को। हाँ। तो हाँ, तो ना बीजेपी ना आप, ओनली बाप। ठीक है, तो मेरा ये है कि अतिशी जी जो सीएम बनी है, वो सीएम बनने के बाद वो एक भारत वाला जो रामायण में हमने देखा, वो उस तरीके का जो उन्होंने वो क्रिएशन किया है, उससे हमें क्या प्रेरणा? अतिशी बहुत तगड़ी नेता है। अभी वो तत्कालीन सीएम हो, छठ की पूजा आ चुकी है। अब देखिएगा अतिशी कितनी तगड़ी नेता है। दिल्ली वालों के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। देखिए कितना पैसा एलन मस्क लेता है, तब लोगों को अंतरिक्ष में घुमाता है, बादलों में। दिल्ली में आप नाव में बैठिए, बगल में बादल, गजब का। तो अतिशी अच्छी नेता है। खैर केजरीवाल के टाइम में भी बादल थे, लेकिन अगर आप हमें मौका देंगे तो हम बादल के साथ आपको अन्य ग्रहों के भी दर्शन करवा देंगे। तो ये तो काफी बढ़िया जवाब आपने दिया। अच्छा एक और मेरा सवाल है कि ये जो नॉर्वे है, हाँ, इसने इंस्टाग्राम या बहुत सारे मतलब जो सोशल साइट्स हैं उसको इसने बैन क्यों कर दिया? मतलब ये क्या ये तो गड़बड़ काम कर दिया है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे जो मतलब जनता अचानक से अगर सोचिए कि अभी इंस्टाग्राम बैन हो जाए, कुछ लोगों का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न बड़ा बढ़िया है। देखिए नॉर्वे जो है ज्यादा पढ़ लिख लिया है, ज्यादा पढ़ लिख के आदमी मूर्ख हो जाता है। इंडिया अच्छा है कि हमने यूपीएससी की तैयारी नहीं की, आपने की है। बहुत सही है। तो हमने कम ही पढ़ा भाई। इंडिया जो है एक कम पढ़ा लिखा देश है। अच्छा, फिर तो सोशल मीडिया से हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जब गार्जियन सो जाता है रात को तो बच्चा इंस्टाग्राम उठाता है। अच्छा बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो हमें पढ़ाते हैं, उर्फी जावेद। ये इनसे पूछा गया कि मैडम ये जो कपड़े कम पहनती हैं इसके पीछे क्या है, तो कहा पीछे क्या है वो नहीं बताएंगे, इसके आगे क्या है वो सुनिए। तो उन्होंने कहा इसका कारण ये है कि हम समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। कपड़ा कम पहन के कैसे सशक्तिकरण होगा? महिलाएं क्या है समाज में बराबरी चाहती हैं कि हम क्यों सारा पहन ओढ़ के घूमें। अच्छा अच्छा, तो कम पहनेंगे हम तो महिलाएं, लेकिन कहीं आपको फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन, हाँ दिक्कत हो जाएगा फिर। और दूसरी बात देखिए, अगर आप कम कपड़े पहनते हैं उसके पीछे पर्यावरण है। कम पहनेंगे फैक्ट्रियां कम होंगी। भाई 20 कपड़े क्यों पहने जब हाफ चड्डा हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरी बात, उर्फी जावेद प्लास्टिक वगैरह भी पहने, तो जो वेस्टेज चीजें हैं जिसको जो सड़ेंगी गलेंगी नहीं, वो पहनने में कपड़े, एक तो वो कपड़े में यूज आ गया, बैट मटेरियल्स जो गलेगा नहीं, और दूसरा अगर कपड़े हम कम पहनते हैं तो फैक्ट्रियां कम होंगी, फैक्ट्रियां कम होंगी तो धुआं कम निकलेगा, और धुआं कम निकलेगा तो पर्यावरण। धुएं से मेरे को याद आया दिल्ली का पोल्यूशन सर।
देखिए पोल्यूशन यहाँ बहुत जैसे ही दिवाली आती है, हाँ। ये दिल्ली का पोल्यूशन उसे टाइम ही सबसे ज्यादा क्यों ऐसा हो जाता है? पटाखे जलाने वाले बेचारे परेशान हैं। देखिए मेन इसका कारण पटाखा नहीं है, इसका कारण है गांजा। क्योंकि ठंडी शुरू हो रही है, ठंडी में लोग सिगरेट गांजा ज्यादा पीते हैं। अच्छा, इसलिए वो अब दिल्ली छोटी सी जगह है, इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे, डेंसिटी घनत्व, जगह कम है, लोग ज्यादा है। अब एक एक लौंडा अगर दो दो भी सिगरेट पिया तो धुआं ज्यादा हो जाता, बादल बन जाएंगे वो। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे जो है धुआं ज्यादा हो गया, तो इसीलिए पोल्यूशन ज्यादा हो हो गया। तो मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं। इंस्टाग्राम, हाँ, क्यों बैन कर दिया? तो देखिए अब हमारे यहाँ बच्चा रात को आराम से इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस हो गया, समझ में आ गया उसे महिला सशक्तिकरण क्या है। उसके बाद नूरा फतेह उन्होंने भी बताया कि जागरूकता लाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सबसे बढ़िया। तो बच्चे हमारे गेम भी खेलते हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बम हम दागते हैं। कौन सा गेम है? पबजी है। पबजी पहले मैं उसे सब्जी समझता, बाद में समझ पाया कि ये पबजी। तो जो बच्चे कभी चींटी नहीं मारे वो उसमें बम मारते, गोला मारते, उससे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि कम से कम पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हो गए तो भले ही कुछ ना मार पाए, लेकिन मुंह से तो बोलेंगे मार मार। या उनके साथ में कस्टम खेल सकते हैं, वो जो जीत गया देश उसका। हाँ। तो सोचिए आप, बिना लड़े, बिना खून की एक बूंद बहे परमाणु युद्ध हो सकता है पबजी के। तो ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत अच्छा एक से एक चूतिया टाइप के लड़के जिन्होंने कभी शायरी नहीं की, वो दूसरे का शायरी चुरा चुरा के छाप देते अपने नाम से, वो शायर हो गए, समझ गए। तो सिंगर भी ऐसे ही, दूसरे गाना उठाए खुद गा दिया। तो इनको भी मौका मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए इस देश में कुछ भी हो, व्हाट्सएप से क्रांति कर देते हैं। तो व्हाट्सएप क्रांति चल रहा है, फेसबुक क्रांति चल रहा है, कितना बढ़िया बात है। नॉर्वे ने गलती की है, कुछ दिन बाद वो पछताएगा। हम लोग यहीं बैठे बैठे नॉर्वे को ट्विटर पे ट्रेंड कर देंगे। तो सोशल मीडिया एक बड़ा पावर है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे देश के लोग रात में ये सब देख देख के देश को आगे बढ़ाते। ये नॉर्वे ने जो बंद किया उसके पीछे का जो इम्पैक्ट है, नहीं इम्पैक्ट तो आगे का होगा, आगे का जो इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा ही मतलब भयावह हो सकता है। हाँ, अभी तो सोशल मीडिया फ्री होना चाहिए। बच्चों को 5 GB डाटा रोज दीजिए। 5 GB डाटा, मतलब नाश्ता जूस कम करिए, लेकिन डाटा ज्यादा। इससे क्या होगा कि बच्चे आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, न नौकरी का, न इन्वायरमेंट का। धुआं चाहे मुंह में भर के मर, लेकिन वो डाटा पे लगे रहेंगे, क्योंकि कोई धुएं से कोई मतलब नहीं। ये युद्ध दुनिया में चल रहा, अगर आप डाटा देंगे वो उसी में युद्ध करते रहेंगे। आपके ऊपर मिसाइल गिरेगा, वो इधर ही बम चलाएंगे। डाटा जरूरी है। बहुत सही बात बताई आपने। ये बात। तो सवालों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और मेरा जो अगला सवाल है वो यमुना के पानी को लेकर के। देखिए यमुना का पानी बहुत साफ है। मेरे को आपने सवाल ही नहीं पूछने दिया। अच्छा पूछिए। मैंने यमुना का पानी बोला और आप बहुत देखिए, यही नेताजी की यही क्वालिटी। बात ताली हो जाए जोरदार। मैंने आपसे कहा था कि जो सवाल भी पैदा नहीं हुए उनके भी जवाब देने। अभी मैंने बोला यमुना का पानी और नेताजी शुरू हो गए, आप समझ सकते हैं। तो अच्छा है आपका यूपीएससी में सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सरकार हमारे ऐसे नेता, सरकार चाहिए ऐसी हमें। यूपीएससी में एक ऑफिसर थोड़ी चाहिए, सरकार चाहिए ऐसे नेताओं को। यूपीएससी पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन नहीं करती। तो जो मेरा सवाल था यमुना के पानी को लेकर के, आज से काफी साल पहले जब मैं झोला उठा के, जैसे मोदी जी आ गए थे वैसे मैं भी आ गया था। अच्छा। तो काफी लोग जो मिलते थे, क्योंकि मैं यमुना के किनारे ही रहता हूँ। अच्छा। यहाँ पे आप भी रहते होंगे, आपको मालूम नहीं हो। तो काफी लोगों ने मेरे को बताया कि ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, मैंने कहा ये नाला, बोले नाला नहीं है। अच्छा, ये यमुना है। माय गॉड। तो उन्होंने बताया कभी ये इतना साफ दिखता था कि आप अपनी परछाई देख सकते थे उसमें। अच्छा। तो आज यमुना का जो ये कालापन है, जो उसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं देखने को आ रही हैं, वेस्टेज वगैरह, वो क्या है, वो ऐसा क्या है? देखिए वो कोई कालापन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि द्वापर युग में यमुना साफ थी। द्वापर युग, जब यहाँ कालिया नाग हुआ करता था,
तो भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर जब नाचा, अच्छा, नृत्य किया, तो उसका जो ऊपर से स्किन था वो सब छिल के गिर गया यमुना में। अच्छा, तो चूंकि वो कालिया नाग बहुत बड़ा था, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, तो कृष्ण जी के नृत्य से उसका जो ऊपरी स्किन है वो सारा गिर गया यमुना में, और तब से यमुना काला होना शुरू हुआ। प्लस वो सांप भी था तो नीला और प्लस काला, अच्छा, उसका कॉम्बिनेशन। हाँ, मिलके बन गया भूरा कीचड़। तो तब से वो काला होना शुरू हुआ। फिर अच्छा, तो हमारे काले दिल वाले नेता लोग आए, जिनका ऊपर से स्किन मेरी तरह और अंदर से काला। तो यमुना काला है, बात वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि यमुना के कालेपन से हमें क्या फायदा है। तो देखिए, यमुना काला इसलिए वहां पे हम लोग ज्यादा उसका पानी नहीं खींचते, इधर उधर हम लोग बसने जा रहे हैं। अगर यमुना साफ होती तो और फैक्ट्रियां लग जाती और गंदगी मचाती तो धुआं भी और बढ़ जाता। तो अच्छा है कि काला है, कम से कम फैक्ट्रियां लगनी वहां बंद हो गई हैं। तो भारत की नदियां खुद को काली पीली कर रही हैं यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बचने के लिए। उसका काला होना इस समय उसके लिए सेफ्टी है। ये अच्छा। बात। तो काफी बढ़िया जवाब आपने दिया है। और अभी मेरा एक और सवाल है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे हाँ। देश में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन सिलेक्शन का रेट इतना ज्यादा कम है ओह माय गॉड कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और उनकी नौकरियां नहीं लगती, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या ही होगा देश का? देखिए, इसमें बच्चों की गलती ही है। बच्चों की गलती इसलिए क्योंकि देखिए, सरकार मोदी जी जब पहली बार आए थे उन्होंने पहली बार ही बोल दिया था कि नाली के गैस से हमने चाय बना के देखा। वो क्यों नहीं किसी और गैस पे चाय बनाए, नाली के गैस पे चाय क्यों बनाया? उन्होंने दिखाया कि जो गंदी नालियां हैं उससे भी हम व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस। फिर कहा पकौड़ा तलो, लोगों को वो भी नहीं समझ में आया। उसके बाद उन्होंने स्कूलों में 2-2 हजार रुपए देना शुरू किया कि बच्चों से कि सामान खरीदो और बेचो, कॉमर्शियल बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सबको, लड़कों को चाहिए दहेज। क्या चाहिए? दहेज। खासकर यूपी बिहार, इसलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन नेताजी, समस्या यहाँ पे भी है कि लड़के अगर सरकारी नौकरी ना पाए, हाँ। सो इफ देयर इज नो नौकरी सरकारी, नो सरकार तो हमारी, बेचो तरकारी। तो फिर वो मतलब शादियां नहीं हो रही लोगों की। जो दिक्कत मेन ये आ रही है, देखिए, शादी तो नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये है कि हमारा समाज सरकारी नौकरी की मांग करता है। पहले कुछ लोग पढ़ते थे तो नौकरी मिल जाता था। अब मैंने भी देखिए डाटा की बात की थी, डाटा फ्री हो गया। अब हर आदमी फॉर्म भर रहा है, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, क्योंकि उसे ये पता है कि सिलेबस क्या है और फॉर्म भरना कैसे, ये सबको पता चलता है। पहले हमारे यहाँ लोगों को यही नहीं पता होता था फॉर्म कैसे भरना है, समझ गए? सिलेबस दूसरे से भरवाते थे। हाँ, और सिलेबस दूर दूर तक नहीं पता रहता। और पेपर के लिए तैयारी भी करते थे। हाँ, वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, केवल हिस्ट्री पढ़ते थे, वो भी मुगल काल, और उनको लगता था कि वो योग्य है, तो उन्हें उतना दुख नहीं होता था नौकरी। अब इतनी भीड़ है, ये लड़कियां भी आ गई बीच में पढ़ने, गांव गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा इंटरनेट से पढ़ रहा है, तो सरकार कहां से नौकरी देगी? उस सरकार ने डाटा दिया था कि गेम खेलो, पढ़ाई करने लगे। हाँ, डाटा दिया था इंस्टाग्राम चलाओ। अब इसमें एक बड़ी आबादी करे नहीं, हम तो पढ़ेंगे। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टीचर हैं, वो आके हवाबाजी कर देते हैं, ये नौकरी का फॉर्म निकला है, यू कैन डू इट। अब वो बेचारा गरीब बच्चा जोश में आ जाता है कि आई कैन डू इट। अब वो 1 महीना बचा है, 4-5 जीके जीएस पढ़ता है, 6 रीजनिंग लगाता है, फॉर्म भर देता है। तो समस्या बड़ी गंभीर है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन बाप पार्टी उससे भी अच्छी है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो लिटरल एंट्री करा देंगे, मतलब एक पोस्ट पे 4 लड़कों को नौकरी पे रखेंगे। अच्छा। आप स्टेट बैंक में जाइए, कहिए सर मेरा कागज प्रिंट कर दो, कहेंगे दूसरे काउंटर पे जाओ। दूसरे वाले पे जाइए, प्रिंट कर दो, कहेंगे तीसरे काउंटर पे। तीसरे वाले पे जाते जाते इंटरवल हो जाता है, तो लंच, क्योंकि इंटरवल सर मूवी में होता। बाप पार्टी का देश देखिए। हमारे देश में नेताओं का बोलबाला ऐसा ही नहीं, हमारे देश में। अब सोचिए अगर वहां 4 लोग होते एक काउंटर पे, तो जैसे कहता दूसरे पे जाओ, दूसरा कहता तीसरे पे जाओ, आपस में लड़ जाते, फिर मारपीट कर लेते। ठीक है, उससे मेडिकल को भी लाभ होता, और दूसरा उसमें जब लड़ाई झगड़ा कर लेते, एक कोई जीतता, वो काम कर देता कि मैं जीता हूं, मैं करूंगा, तो नौकरी भी मिल जाती और काम भी हो जाता।
तो ये लिटरल एंट्री जरूरी है। बाकी रोजगार की बात है तो हम तो अलग सोचते हैं, हम यूरोप में सेटिंग करेंगे, अपने लड़कों को वहां भेजेंगे उन्हें पैसा भी मिलेगा। अच्छा, हाँ ये भी सही है। नौकरी नहीं तो जो जिस चीज का नेताजी कहीं व्यवस्था हो तो एक बार हमें भी। अब बिल्कुल बिल्कुल, रूस में हमारा तगड़ा व्यवहार है पुतिन जी से, वहां पर युद्ध हो रहा है, नौकरी हमारी भी नहीं लग रही है इसलिए कह रहे हैं। वहां डबल युद्ध की जरूरत है, एक बाहर हो रहा है एक अंदर भी चाहिए। युद्ध बड़ा वहां गंभीर है, काफी लोग मर रहे हैं, तो हम अपने युवाओं को वहां इंटरनल काम के लिए भेजेंगे, एक्सटर्नल वो अपना लड़ेंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, जनता में से किसी को कोई सवाल पूछना है नेताजी से तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, अदरवाइज मैं अपना एक लास्ट आखिरी सवाल पूछूंगा। किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं, जनता आपसे बहुत ज्यादा संतुष्ट लगता है। एक बार नेताजी के लिए जोरदार ताली। ऐसा वैसे नेता नहीं है भाई, बाप पार्टी ऐसी नहीं बनी है, देश का विकास करेगी। आप सपोर्ट आपका, वोट बाप का, वोट आपका, सपोर्ट बाप का। तो मेरा जो आखिरी सवाल है नेताजी, हाँ वो ये है कि मैं पिछले काफी टाइम से जी। ये देखता आ रहा हूँ कि कहीं पे कोई भी बम मार दे रहा है, बम मार दे, हाँ, इलाका धुआं धुआं कर दे रहा है, अच्छा है ना। तो मतलब मैं सुबह सो के उठ रहा हूँ, पता चल रहा है कि ईरान ने इजराइल पे बम फेंक दिया। आज संडे था, सोचा था आज भी आराम से सो के उठ रहा हूँ, पता चल रहा है कि इजराइल ने सैटरडे की नाइट में उधर फिर बवाल मचा दिया है। तो मतलब देश दुनिया में ये जो चल रहा है कि इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, हाँ। इसको लोगों ने मतलब इतना सीरियस क्यों ले ये लिया? बहुत गलत चल रहा है। देखिए समझिए, इस मामले में मैं यूरोप की थोड़ा सा बुराई करना चाहूँगा। थोड़ा सा क्यों, पूरा करिए, हम यूरोप में थोड़ी रहते हैं। उन्हें हमसे और पाकिस्तान से इस मामले में सीखना चाहिए। हम लोग केवल मुंह से मारते हैं, जो भी मारना। पाकिस्तान के हर बच्चा कहता है परमाणु बम फेंक देगा, कभी फेंकता नहीं। यूरोप वाले सर, बच्चा कैसे परमाणु बम फेंक सकता है? जैसे नहीं कहता है। अच्छा कहता है। हाँ, वो जैसे वो उसका मंत्री बोलता है कि हम 1 पाव वाला परमाणु बम फेंकेंगे, बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इंडिया कहता है कि अच्छा ये पकौड़ा तलना है क्या, 1 पाव वाला फेंक रहा है। इंडिया से भी लोग ऐसे मुंह से फेंकते रहते हैं, यहाँ के नेता भी फेंकते हैं, वहाँ के भी नेता फेंकते हैं, बच्चे भी एक दूसरे के यहाँ फेंकते हैं, लेकिन कहीं फेंकाता नहीं। खाली दिवाली पे ही। हाँ, दीपावली का हम चुटपुटी जलाते हैं, सोचते हैं पाकिस्तान पे फेंक दिया, खुशी मनाते हैं। तो हमारे यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, इतने बड़े दुश्मन है, लेकिन दोनों में देखिए मीटिंग चल रही है। अब ये ईरान वाले, इजराइल वाले ये जो बोलते हैं वो करने लगते हैं, बोले कि हाँ बम फेंक देंगे तो फेंक दिया। अरे भाई ये सब कहने वाली बातचीत होती है, फेंकने वाली नहीं। अच्छा देखिए बात क्या है, हम लोग चालाक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। आपने शुरुआत में ही कहा था कि हम सबसे कम पढ़े लिखे हैं। नहीं, हम अकेले पढ़े लिखे हैं। अच्छा। तो ऐसे ही कुछ नेता भी पढ़े लिखे, जनता नहीं। जनता तो हमारी एकदम सही है, अनपढ़ है। तो हुआ क्या इसमें, अमेरिका दुनिया को चलाता है, वो दुनिया को लड़ाता है। इजराइल को कहेगा तू मार मैं तेरे साथ हूँ, इंडिया को कोई कहता रहे कि तू मार मैं तेरे साथ हूँ, तू मार मैं तेरे साथ हूँ, तो कहेगा पहले तू साथ हो जा फिर मार। समझ गए, वो पहले उसी से मांगेगा कि आओ तुम लड़ लो मेरे तरफ से। तो हम इस मामले में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। रही बात इजराइल की, ईरान की, तो दोनों हमारे दोस्त हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। बाप पार्टी चाहती है दुनिया में मोहब्बत बढ़े, जनसंख्या कम हो रही है, हमारा पूरा फोकस उस पे है। इस युद्ध से जनसंख्या और खत्म होगी। इजराइल वैसे 1 करोड़ की आबादी का देश है, उतना तो हमारे दिल्ली के बदरपुर वाले हैं। तो अब उन लोगों को चाहिए कि अपने देश को सुरक्षित करें, अपनी जनसंख्या बचाएं, युद्ध से वो मिटेगी। तो कोई बात नहीं, उन्होंने युद्ध किया है, हम उनकी जनसंख्या को सही करेंगे, मदद करेंगे। तो वो बम फेंकते हैं, हम कुछ और फेंकेंगे, जाएंगे वहां पे और उन्हें सेव करेंगे। ऐसा भारत चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम, लड़ाई बंद करो, मोहब्बत स्टार्ट करो। तो बहुत अच्छा लगा नेताजी आपसे बात करके, और इसी के साथ आज का जो शो हमारा है वो यहीं पे हम रोकेंगे और अगली अभी क्या मुलाकात। रोकेंगे, चाय वाय तो आपने पिलाया नहीं। इतना बड़ा पार्टी का नेता बुला लिया, एसी चल रही है, मुझे गर्मी लग रही है। अब ऐसे लोग रिपोर्टर हैं, देख लीजिए, ये इंडिया की रिपोर्ट, बाप पार्टी के नेता को बुला लिया है। देखिए मैं कोल्हापुरी चप्पल पहन के आया, समझ रहे, 300 का चप्पल। नेताजी वो कोल्हापुरी होता है, कोल्हापुरी कुछ और ही हो जाएगा। तो कोल्हापुरी ठीक है। तो भाई साहब बताओ। अरे अभी आपको चाय पिलाया जाएगा, ऑफ कैमरा हम चलेंगे, अभी पार्टी, पिज्जा पार्टी करके आएंगे। ये देखिए
ये लोग भी, मीडिया वाले भी बड़े बेईमान हो चुके हैं। एसी चल नहीं रही है, समझ रहे हो, ऐसे बैठा दिया, कुर्सी फटी है। ये काफी ईमानदार मीडिया लग रही है मुझे, वरना तो मीडिया के पास बहुत व्यवस्था रहती है, नेताओं के साथ कुछ और भी व्यवस्था। अरे तब आपने अकाउंट में पैसे भेजे नहीं तो व्यवस्था कैसे कर देखिए, पाए? बाप पार्टी ईमानदार पार्टी है। आपने चाय नाश्ता नहीं खिलाया, कोई बात नहीं, हम कमला पसंद से ही काम चला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेताजी से अपॉइंटमेंट लेकर के, एक कमला पसंद के नाम पे। तो फिर अगले बार फिर हम ढेर सारे सवाल लेकर के आएंगे, जितने भी झनझनाते हुए मुद्दे होंगे, खलखलाते हुए उन पे बात करेंगे। ज्वलंत भड़ंत सड़ंत सारे मुद्दों पे हम इनसे सवाल पूछ लेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक यू नेताजी। थैंक यू।